बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कोलिजन की दो टाइप्स, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन को हमने स्टडी किया था अपने लास्ट के लेक्चर्स में। इनको समझने के बाद अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं कि ये है क्या चीज़, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। स्टेटमेंट इट स्टेट्स दैट total momentum of an isolated system always remains constant। ये कहता है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम हमेशा मुस्तकिल रहता है, फिक्स रहता है। ये जो लफ्ज़ आइसोलेटेड सिस्टम है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी बात तो बहुत ही सिंपल है, आपने देखा होगा कि टोटल मोमेंटम फिक्स रहता है, यही बात की जा रही है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि कहा जा रहा है आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम है वो हमेशा फिक्स रहता है। तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। मास और एनर्जी वाइज अगर हम देखें, मास एंड एनर्जी, मास और एनर्जी वाइज अगर हम देखें तो सिस्टम तीन तरह के होते हैं। एक होता है ओपन सिस्टम, मसलन अ कप ऑफ टी, ये एक ओपन सिस्टम है। अगर एक गर्म गर्म चाय का कप हो, थोड़ी देर रखा रहे तो इसमें से स्टीम निकलती है और थोड़ी देर बाद इसकी एनर्जी भी कम हो जाएगी। अगर हम इसका केयरफुली इसका मास कैलकुलेट करें, केयरफुली इसका मास मेजर करें तो इसकी एनर्जी भी कम हो चुकी होगी और इसका मास भी कम हो चुका होगा, क्योंकि जितनी स्टीम इसमें से निकल चुकी है वो इसमें से माइनस हो जाएगी। ठीक, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मास भी चेंज हो सकता है और एनर्जी भी चेंज हो सकती है, तो ये ओपन सिस्टम कहलाता है। अगर यही चाहे एक बोतल के अंदर हो, एक ऑर्डिनरी आम सी बोतल के अंदर हो जिसका ढक्कन बंद हो, तो इसकी स्टीम तो बाहर नहीं जा सकेगी, इसका मास फिक्स हो जाएगा, तो एनर्जी इसकी स्केप कर जाएगी। तो इसका मास तो फिक्स रहेगा लेकिन एनर्जी फिक्स नहीं होगी। इसका मास फिक्स है लेकिन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसा सिस्टम, इसको हम क्लोज सिस्टम कहते हैं, जिसका मास तो फिक्स रहे लेकिन एनर्जी फिक्स ना रहे। अब हम थर्मस की एग्जांपल को लेते हैं। थर्मस आपको पता है, इसके अंदर जो बॉटल होती है ग्लास की होती है, सिल्वर कोटेड होती है और वो एक वैक्यूम इवैक्यूएटेड चैम्बर के अंदर होती है जिसमें वैक्यूम होता है, एयर को निकाल के वैक्यूम प्रोड्यूस कर देते हैं। तो अब हीट इसमें से ना तो कंडक्शन के ज़रिए जा सकती है, ना कन्वेक्शन के ज़रिए, और ना ही इसमें रेडिएशन रेडिएशन भी जब जो इसमें होती है वो फिर टकरा के वापस इसमें आ जाती है। तो ये एक तरह का आइसोलेटेड सिस्टम बन जाता है, लेकिन परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं होता, क्योंकि इस ये यहाँ से टच कर रही होती है और इसके ढक्कन से भी काफ़ी हीट ज़ाय होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये तकरीबन एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। तो इसमें इसलिए एनर्जी और मास तो फिक्स होता है लेकिन एनर्जी काफ़ी टाइम तक फिक्स रहती है। तो बाय द डेफिनेशन ये आइसोलेटेड तो नहीं है लेकिन नियरली ऑलमोस्ट आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा होता है जिसकी एनर्जी और मास दोनों फिक्स रहते हैं। अब हम वापस उस एग्जांपल की तरफ आते हैं, स्नूकर टेबल की, जिसमें मैंने कहा था कि अगर हम सारे एनर्जी वेस्ट को किसी तरह होने से रोक लें और बॉल्स के दरमियान परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो हर बार, और अगर हम इस टेबल को एक आइसोलेटेड सिस्टम बना दें, यानी इसका यूनिवर्स के साथ, बाकी यूनिवर्स के साथ कनेक्शन ख़त्म कर दें, तो फिर ये बॉल्स हमेशा टकराती रहेंगी। लेकिन ये जो दो अगर है ना, ये करने बहुत मुश्किल है। एक अगर हम इसको आइसोलेटेड सिस्टम बना दें और अगर हम इनके इलास्टिक कोलिजन करवाने में, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन करवाने में सक्सेसफुल हो जाएं हर बार, ये दो अगर इम्पॉसिबल हैं। इन दो अगर की वजह से ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे आप में से किसी के जहन में ये सवाल आ सकता है कि जो ट्रक के टायर्स होते हैं उनमें हवा भरी रहती है और चाहे ऊपर हम कई 100 टन का वेट रख देते हैं तो वो ट्रक उठाए फिरते हैं इसको, और कई महीनों तक और इवन के ईयर्स तक इनकी हवा ख़त्म नहीं होती। तो उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान तो फिर इलास्टिक कोलिजन होता रहता है कंटिन्यूसली।
तो वो क्यों नहीं फिर बैठ जाते अगर परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने कहा कि थर्मस एक आइसोलेटेड सिस्टम तो है लेकिन परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, नियरली आइसोलेटेड सिस्टम है। और एक परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम इम्पॉसिबल है। अगर एक परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम इम्पॉसिबल है तो फिर ये ट्रक के टायर्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्यों हमेशा टकराते रहते हैं और वो थोड़ी देर के बाद वापस पिचक क्यों नहीं जाते? इसका आंसर ये है, इट इज़ नॉट एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये एक्चुअली थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। इसके मॉलिक्यूल्स एनर्जी वेस्ट करते हैं। मास, ये क्लोज सिस्टम तो है लेकिन इसका मास वेस्ट नहीं होता। ठीक, मास इसका फिक्स है लेकिन एनर्जी फिक्स नहीं है। ओके, तो एनर्जी फिक्स नहीं है फिर भी टायर की हवा कम नहीं होती, टायर का प्रेशर कम नहीं होता। इसकी वजह यह है कि टायर एनर्जी लूज भी करता है और एनर्जी गेन भी करता है सराउंडिंग से। ये थर्मल इक्विलिब्रियम पर है। एवरी टाइम ऐसा हो रहा होता है। जब गाड़ियाँ सड़कों पे चलती हैं, टायर गर्म हो जाते हैं, वो अपनी हीट बाहर दे देते हैं, सराउंडिंग को दे देते हैं, रोड को दे देते हैं, एयर को दे देते हैं। और इसी तरह जब टायर्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, आप लोड डालते हैं, टायर का टेम्परेचर हाई हो जाता है, उस वक्त भी एनर्जी लूज़ करता है। और इसी तरह जब आप वेट उठाते हैं और टायर रिलैक्स होता है, फिर ये ठंडा हो जाता है और फिर एनर्जी ले लेता है। तो ये हमेशा थर्मल इक्विलिब्रियम में रहता है, सराउंडिंग के साथ एनर्जी लेता और देता रहता है, इसलिए इसकी एनर्जी कम नहीं होती। अभी इसकी दूसरी स्टेटमेंट पे फोकस कीजिए। इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू अ सिस्टम, अगर कोई बैरूनी कुव्वत अमल ना करे सिस्टम के ऊपर, देन द टोटल मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो उस सिस्टम का टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। तो ट्रक के टायर को ले लें तो ये जो स्टेटमेंट है ये इसके ऊपर फिट आती है। अगर बाहर से आप कुछ भी ना करें तो सिस्टम का टोटल मोमेंटम फिक्स रहेगा। ओके, मैथमेटिकली m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। बहुत अहम स्टेटमेंट है ये कैसे आई है ये हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए m1u1 ये टकराने से पहले का मोमेंटम है। दो बॉल्स हैं, उनके टकराने से पहले का मोमेंटम है और ये बाद का मोमेंटम है। चलिए इसको ज़रा अच्छे से देखते हैं, इसको ज़रा फोकस के साथ समझने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये फार्मूला कहाँ से आया, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये एक छोटे से केस से आता है, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जिससे ये फार्मूला आता है। अगर दो गेंदें मूव कर रही हैं, जैसे दो गाड़ियां मूव कर रही हैं सड़क पे, एक आगे वाली स्लो है और पीछे वाली तेज़ है, तो फिर क्या होगा कि जो तेज़ वाली गाड़ी है वो टकरा जाएगी स्लो वाली गाड़ी से, टक्कर हो गई। ठीक, अब टकराने के बाद क्या होगा, आपको पता है कुछ मोमेंटम, जिसका ज़्यादा मोमेंटम था वो अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र कर देगी, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी वो अपना कुछ मोमेंटम ट्रांसफ़र कर देगी जिसकी वेलोसिटी कम है उसमें। अब ये ज़्यादा वेलोसिटी से जाएगी और इसकी वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। ओके, तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। ठीक, अब हम इस एक्सपेरिमेंट को मैथमेटिक्स की ज़ुबान में लिख लेते हैं। ठीक है, टकराने से पहले ये तेज़ थी। ठीक, इसका मास m1 था, इसकी वेलोसिटी तेज़ थी, उस तेज़ वेलोसिटी को हम u1 कह देते हैं। तो इसका मोमेंटम m1u1 बन जाएगा, क्योंकि मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी मोमेंटम होता है। तो ये हो गया इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, इसको मैं कह देता हूँ ऑब्जेक्ट ए। ये ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम है। ऑब्जेक्ट बी का क्या था, मास m2, वेलोसिटी इसकी कम थी, स्लो थी, उसको हमने u2 कह दिया। तो ऑब्जेक्ट बी का मोमेंटम होगा m2u2। तो दोनों का टकराने से पहले टोटल मोमेंटम क्या होगा, दोनों को सम कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो m1u1 प्लस m2u2 ये बिफोर कोलिजन का मोमेंटम हो गया। ठीक, अब यहाँ पे टक्कर हो गई, उसके बाद क्या हुआ, अब इसकी वेलोसिटी u1 थी, कुछ ना कुछ कम हो जाएगी, कम होके उसको हम कह देते हैं कि v1 हो जाएगी। अगर इसकी वेलोसिटी कम हो गई है तो फिर अब इसका नया मोमेंटम क्या होगा, मास तो चेंज नहीं हुआ, m1 ही होगा, नई वेलोसिटी v1 है तो m1 v1 इसका नया मोमेंटम होगा। और इसका क्या होगा, इसकी वेलोसिटी u2 थी जो कि इंक्रीज करके v2 हो चुकी है,
और इसका मोमेंटम हो जाएगा m2v2 बाद का। अब इनका बाद का टोटल मोमेंटम क्या होगा, अगेन फिर प्लस कर देते हैं, तो ये हो गया आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन हमारा ये मोमेंटम है, आफ्टर कोलिजन हमारा ये मोमेंटम है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें ये कहता है कि अगर ये सारा एक्सपेरिमेंट एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हुआ है जो मास वाइज और एनर्जी वाइज आइसोलेटेड है, ना मास चेंज होगा ना एनर्जी चेंज होगी, तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम सेम होगा। अगर सेम होगा तो इक्वलिटी का साइन यूज़ करेंगे हम मैथमेटिक्स में, और हमारा फॉर्मूला फाइनली ये बनेगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। दैट इज़ वेरी यूजफुल फार्मूला। आप देखेंगे हम इससे कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और आगे नई डेरिवेशंस भी करेंगे। थैंक यू सो मच। ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।